नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीएनसी नर्सिंग के इस मॉर्निंग डोजी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और बेहतरीन जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली मॉर्निंग डोजी क्लास के साथ में। और जैसा कि हर बार मॉर्निंग डोजी क्लास में हम रोज कोई ना कोई एक बेहतर से बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक यहाँ से लेके जाते हैं, तैयार करते हैं। और आज की क्लास में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। शायद आपको उस डिजीज, बहुत पॉपुलर डिजीज है, उसे एक एमसीक्यू जो बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सवाल। और कई बार पिछली जो विगत सालों में जो एग्जामें हुई हैं उनमें भी उस सवाल को पूछा गया है। और सोचा कि क्यों न थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस सवाल को एक बार फिर से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों के सामने इसको पेश किया जाए और बताया जाए कि आखिर कैसे इस सवाल को हल किया जाएगा। और ये जो सवाल है अब मैं आपके सामने पेश करता हूं। और इस क्लास में ये जो मॉर्निंग डोज की क्लास है, हमेशा की तरह ये जो क्लास है मॉर्निंग डोज एमसीक्यू के सहारे ही हम पूरी करते हैं। और इस क्लास का भी आगाज एमसीक्यू से होगा और अंत जो है एक कॉन्सेप्ट के साथ में होगा जो आप यहां से लेके जाएंगे। सवाल अपना देखते हैं बच्चों। और टॉपिक जो है वो ये है आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सीओपीडी द लंग डिजीज। सीओपीडी यानी कि ऐसी कोई नर्सिंग एग्जाम होगी नहीं, या न आने वाले टाइम पे होगी, न पहले ऐसी कोई एग्जाम हुई है जहां किसी न किसी एग्जाम में सीओपीडी से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछा गया हो। और आने वाले साल जो होंगे या इस साल में जो परीक्षाएं जो होंगी उनमें भी सीओपीडी का सवाल जरूर पूछा जाएगा। और हम अपने सवाल भी फोकस करते हैं। और सवाल जो है बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, आई होप आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस सवाल को। और ये लीजिए, ये सवाल जो है अब एडजस्टेड आपके सामने। और सवाल ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि ए पेशेंट इज न्यूली डायग्नोस्ड विद सीओपीडी। एक पेशेंट है वो नया डायग्नोस हुआ है सीओपीडी से। अब उस बीमारी के बारे में वो परिचित नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ में आखिर होने क्या वाला है, किन जीवन के संघर्षों से होकर वो सीओपीडी से गुजरेगा, इन चीजों का उसको आभास नहीं है। क्योंकि वो जो पेशेंट है वो न्यूली डायग्नोस है सीओपीडी के साथ में। और इसकी कहानी है वो बहुत गंभीर होने वाली है। ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, की क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से पेशेंट जो है वो सीओपीडी से ग्रसित हो चुका है। और वो जो पेशेंट है उसके साथ में क्या है, उसको अब पता चला है यू आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू पेशेंट अबाउट दिस डिजीज प्रोसेस, कि आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट को डिजीज प्रोसेस के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट, कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट ने दिया है जो आपको इंडिकेट करता है दे अंडरस्टूड योर टीचिंग अबाउट दिस कंडीशन। बच्चों सवाल का सारांश ये है, अगर एक बहुत ही सीधी लैंग्वेज में सवाल बताऊं आपको, तो सवाल ये आपसे कहना चाहता है, इसने उम्मीद आपसे ये लगाई है कि मेरे जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है वो इस सवाल को इस तरीके से समझेंगे। और सवाल को समझना ही सबसे बड़ा टास्क आपके लिए। सवाल जो आपने एक बार समझ लिया, इसका मतलब ये है कि अब आंसर जो है वो आप 50% तक पहुंच गए। और सवाल आपको ये कहना चाहता है बच्चों, ये पूछना चाहता है कि सीओपीडी का पेशेंट है, नया डायग्नोस हुआ है सीओपीडी, और उसका जो कोज जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। यानी कि सीओपीडी है, उसके और भी कोज हो सकते हैं, और भी टाइप हो सकते हैं, पर ये जो पेशेंट है उसको सीओपीडी जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से हुआ है। और ये जो पेशेंट है, आप इसको डिजीज प्रोसेस के बारे में हेल्थ एजुकेशन दी आपने, टीचिंग आपने प्रोवाइड की है। तो पेशेंट का कौन सा स्टेटमेंट, यानी पेशेंट ऐसी कौन सी बात बोलेगा जिससे आपको पता लगे कि इस पेशेंट को डिजीज प्रोसेस के बारे में पता चल चुका है, अच्छी एजुकेशन इसको मिल चुकी है। तो वो कौन से स्टेटमेंट है अब आपके सामने होंगे स्क्रीन के सामने। और स्टेटमेंट नंबर 1 ये है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 ये है, या ऑप्शन नंबर ए ये है कि पेशेंट ये बोल रहा है इफ आई स्टॉप स्मोकिंग, कि मैं जो है वो स्मोकिंग छोड़ दूं, मैं जो है वो सुट्टा मारना छोड़ दूं, इट विल क्योर माई कंडीशन, कि अगर मैं स्मोकिंग छोड़ दूं तो ये जो मेरी कंडीशन है वो सही हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आपने जो पहले सीओपीडी पढ़ा है, आपको क्या लगता है अगर पेशेंट जो है वो स्मोकिंग छोड़ देगा तो क्या सीओपीडी से वो रिवर्सिबल हो जाएगा, या क्या वो क्योर हो जाएगा? ये एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी ये बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस कंडीशन, कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं कैन लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन को लीड कर सकते हैं। और पेशेंट जो है उसकी खटिया खड़ी हो सकती है, और खटिया खड़ी किस चीज की वजह से हो रही है,
वो हो रही है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर की वजह से। यानी गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और आरोप ये है कि ये जो डिजीज प्रोसेस है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को लीड करेगी, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन को अगर लीड की तो राइट साइड हार्ट फेल्योर हो जाएगा। पेशेंट ये बता रहा है कि मुझे इस चीज का पता लगा है। ऑप्शन बी आपको समझ में आ गया। ऑप्शन सी है बच्चों, आई एम एट रिस्क फॉर लो लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि मैं जो हूं वो लो आरबीसी के लेवल पे मेरे को रिस्क है कि मेरे को आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड मे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग एक्यूट इलनेस। पेशेंट ये बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सर मुझे ये लग रहा है कि मेरी अक्यूट इलनेस की वजह से मेरी जो आरबीसी है उनकी संख्या डाउन आ सकती है, वो संख्या कम हो सकती है, और क्या मुझे इस चीज की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, तीसरा स्टेटमेंट पेशेंट को आई है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीओपीडी की डिजीज प्रोसेस में चाहे वो अक्यूट हो या क्रोनिक हो, क्या आपको लगता है उस पेशेंट की आरबीसी जो है वो डिक्रीज होंगी, डाउन होगी हाइपोक्सिया की वजह से, और क्या उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ सकती है? अगर पड़ सकती है तो क्यों पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती तो क्यों नहीं पड़ सकती? इन चीजों का विश्लेषण हम आगे करेंगे। आखिर अपना अंतिम जो स्टेटमेंट है पेशेंट का वो भी सुन लेते हैं, और सवाल जवाबों का दौर ये है, यहां खत्म करके सीधा अटैक करते हैं कि आखिरकार पेशेंट ने सही बात बोली क्या है। ऑप्शन डी, हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो एक्टिवली पढ़ रहे हैं उनको पता चल गया होगा, वो सीख चुके हैं इस सवाल से, या उनको पता चल गया होगा कि राइट आंसर जो है वो क्या होगा, और 50% आपकी लर्निंग हो चुकी है। पर इंपॉर्टेंट जो लर्निंग अभी सवाल के बाद में स्टार्ट होगी। चलिए, माय रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टिमुलेटेड, कि मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो गया है टू ब्रीथ ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रेदर देन लो ऑक्सीजन लेवल। पेशेंट ये बोल रहा है कि सीओपीडी मुझे है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मुझे है, और मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टिमुलेशन किया है उसने, वो स्टिमुलेटेड हो गया है। किस चीज की वजह से? कि मेरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो गया है, और ऑक्सीजन लेवल जो है देन लो, स्टिमुलेट टू ब्रीथ ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल रेदर देन लो ऑक्सीजन लेवल, कि मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो गया ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो हाई है, इस वजह से स्टिमुलेट हुआ है, न कि लो ऑक्सीजन की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि सीओपीडी का जो पेशेंट होता है, या नॉर्मल प्रोसेस में भी पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए जो स्टिमुलेट होगा, उसके लिए ट्रिगर करने वाली चीज क्या होती है? क्या हाई CO2 उस चीज को स्टिमुलेट करती है, या ऑक्सीजन का लेवल डाउन आ जाता है उसकी वजह से स्टिमुलेट होता है? ये आपको अपने मन ही मन में सोचना है, और सवालों का जवाब हम देंगे, और उससे पहले हम जरा इस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि ये जो सवाल है आखिर भला क्या है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और ये जो देखिए, ये जो क्लास जो होने वाली है, ये आज का जो मॉर्निंग डोज है, इस मॉर्निंग डोज की क्लास में हम सीओपीडी नहीं पढ़ने वाले। मैं ये चीज बता रहा हूं आपको कि सीओपीडी को हम नहीं पढ़ेंगे कि पूरी सीओपीडी हम पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरी सीओपीडी पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन को, वहां जाके आप पूरा जो कंप्लीट कोर्स है उसको आप असेस कर सकते हैं, वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं, वहां आपको सीओपीडी मिलेगी। यहाँ जो है हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और मेन जो कॉन्सेप्ट ये होगा, देखिए इस क्लास में हम क्या देखेंगे बच्चों, मेनली जो इस क्लास में देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो चेस्ट एक्सरे जो आपको दिख रहा है, इस चेस्ट एक्सरे में क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ये चीजें हम देखेंगे। तो हम चलते हैं बच्चों, और हम चलेंगे कैसे, हम यहाँ चलेंगे इस सवाल में, और इस सवाल के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में कुछ एक चीजें देखिए, और सीओपीडी आखिर चीज क्या है, आखिर भला क्या है, इतनी ये सीओपीडी है बच्चों। और सीओपीडी का मतलब होता है, या इसकी फुल फॉर्म जो है वो यही है जो आप सबको पता है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव है बच्चों। आप इससे पता लगा सकते हैं कि पूरी कहानी इसी से क्लियर हो जाएगी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या इसको लंग डिजीज भी बोल सकते हैं, कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या लंग डिजीज, यानी कि बहुत लंबे टाइम से आपका जो पल्मोनरी डिजीज है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बन रही है, ऐसी चीज को सीओपीडी बोलते हैं। और सीओपीडी जो चीज है बच्चों, इसके लिए मैन जो रिस्क फैक्टर होता है बच्चों, मैन जो रिस्क फैक्टर होगा वो रिस्क फैक्टर बच्चों, इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो है वो स्मोकिंग होता है। क्या होता है? स्मोकिंग होता है। और स्मोकिंग में भी बच्चों पैसिव स्मोकिंग जो है वो मोर डेंजरस होता है। क्या चीज? पैसिव स्मोकिंग जो है वो मोर डेंजरस होता है। हम अगर बात करें, हमारे सवाल की तरफ बढ़े, हम इस चीज की पैथोफिजियोलॉजी में नहीं घुसेंगे,
हम उस चीज में घुसेंगे कि सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकें। और बच्चों सीओपीडी जो है, सीओपीडी है वो दो टाइप से हम देखते हैं बच्चों। एक हम देखते हैं बच्चों इसमें, एक जो होगी वो होगी बच्चों, एक जो सीओपीडी होती है वो होती है बच्चों ब्लू ब्लोटर, ब्लू ब्लोटर। और एक जो सीओपीडी होती है बच्चों उसको बोलते हैं पिंक, पिंक पफर, पिंक पफर, पफर। और ये पफर का मतलब होता है पफिंग, यहाँ पे पेशेंट करेगा, पेशेंट क्या करेगा, पफिंग करेगा। अब हालांकि यहाँ पे होता क्या है, ब्लू ब्लोटर जो है इसको जो बोलते हैं बच्चों ये होती है आपकी क्रोनिक, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है, ब्रोंकाइटिस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आपको पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो साइनोसिस किस कंडीशन में होता है। पेशेंट में हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो देंगे, पेशेंट में एसिडोसिस कंडीशन किस कंडीशन में होगा, पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन किस कंडीशन में होगा, पेशेंट में जो राइट साइड हार्ट फेलियर है वो किस चीज की वजह से होगा, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है या एम्फाइसीमा के अंदर होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिरकार जो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं सीओपीडी को, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर जो देते हैं वो आखिरकार काम करता कहां है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। और हम सबसे पहले जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि हमारे जो सवाल में है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पूछा गया। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें बच्चों, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये बोलेंगे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जो कंडीशन होगी वहां पे जो अफेक्टेड जो पार्ट होगा बच्चों वो ब्रोंकियोल्स होगा। और एम्फाइसीमा की कंडीशन में मैन जो पार्ट जो अफेक्टेड होता है वो आपकी एल्वियोलाई होती है, वहां पे ये चीज होती है। और अब देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि इस कंडीशन में बच्चों ये होगा कि ब्रोंकाइटिस में जो है वो डैमेज होंगी आपकी, डैमेज होंगी आपकी क्या, मेनली ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स जो है वो मेनली डैमेज हो जाते हैं, ब्रोंकियोल्स ये मैन डैमेज होता है। और इस डैमेज की वजह से क्या होगा बच्चों, यहां पे ये कंडीशन बनेगी कि यहां पे एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा बच्चों। मैन देखिए एक चीज और बता दूं, कफ का जो प्रोडक्शन होता है, स्पूटम का जो प्रोडक्शन होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी कंडीशन में होगा तो स्पूटम का जो प्रोडक्शन होगा वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है, न कि एम्फाइसीमा में होता है। एम्फाइसीमा में न के बराबर स्पूटम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो अलग होती है। हाइपर वेंटिलेशन या हाइपर इन्फ्लेशन जो कंडीशन होती है वो अलग कंडीशन है, और स्पूटम जो प्रोड्यूस होगा वो अलग कंडीशन है। स्पूटम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है क्योंकि ये एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डैमेज होने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा बच्चों, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और यही म्यूकस स्पूटम में परिवर्तित हो जाता है। और इसके अलावा जो होगा बच्चों वहां पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। और म्यूकस के अलावा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस यहाँ पे होगी, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगी। और यहाँ पे पेशेंट को क्या होगी, कफिंग यहाँ पे होगी। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि सीओपीडी की कंडीशन में स्पूटम और कफिंग जो होती है वो प्रोमिनेंटली किस में देखी जाती है, तो वो जो चीज देखी जाएगी आपको वो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर देखी जाती है। अब देखिए इस चीज में होता क्या है, इस चीज में ये होगा बच्चों कि जब एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एयरवे जो है बच्चों आपका क्या होगा, एयरवे जो होगा आपका बच्चों क्या होगा, नेरो होगा। क्या होगा, एयरवे नेरो होगा। और इस नेरो एयरवे की वजह से क्या होगा बच्चों, नेरो एयरवे की वजह से होगा कि हम जो इंस्पिरेशन जब करेंगे तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में होगा कि इंस्पिरेशन जब करेंगे तो इंस्पिरेशन करते टाइम पे तो हमें क्या होगा, हम एयर को अंदर ले लेंगे, ऑक्सीजन और इसमें कई सारी चीजें होती हैं। बट जब एक्सहेलेशन की बात आएगी तो यहाँ पे क्या होता है, अब नॉर्मल ये देखिए नेरोविंग होने की वजह से ड्यू टू नेरोविंग ऑफ एयरवे। और ये जो नेरोविंग हो रही है वो किस चीज की वजह से हो रही है बच्चों, ये जो नेरोविंग हो रही है वो इस चीज की वजह से नेरोविंग हो रही है कि वहां पे एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो चुका है, उसकी वजह से नेरोविंग हो रही है। और ड्यू टू नेरोविंग पेशेंट कैन नॉट एक्सहेल प्रॉपरली एक्सहेल पेशेंट नहीं कर पाएगा और ट्रेपिंग हो जाएगी किस चीज की, वहां पे रिटेंशन होगा बच्चों, किस चीज का रिटेंशन होगा, यहाँ पे
रिटेंशन ऑफ CO2। और CO2 का जब रिटेंशन होगा बच्चों, CO2 का अगर रिटेंशन वहां पे होगा तो आने वाली जो ऑक्सीजन जो होगी यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कम हो जाएगा। और ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे स्वेलिंग हो चुकी है किसके अंदर, ब्रोंक्यूल्स में स्पूटम का जो है वो कलेक्शन हो चुका है यहाँ पे। इस वजह से एयर इनटेक ज्यादा होगी और रिटेंशन यहाँ पे हो जाएगा। और अब जो ये रिटेंशन होगा बच्चों, अब जो रिटेंशन यहाँ पे होगा, इस रिटेंशन की वजह से क्या होगा आपको यहाँ पे आपको हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। और वेंटिलेशन जो है यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होता नहीं है। अब देखिए इसको, ये कंडीशन आपने समझी होगी कि यहाँ पे ये होता है। अब इसको ब्लू ब्लोटर आखिर बोलते क्यों है? तो ब्लू ब्लोटर इसलिए बोलते हैं बच्चों, ब्लू ब्लोटर क्यों बोलते हैं? ब्लू ब्लोटर इसको इसलिए बोलते हैं कि ब्लू का मतलब होगा साइनोसिस, कि ये जो पेशेंट है इस पेशेंट में साइनोसिस देखने को मिलेगा। मैंने अगर जब आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि साइनोसिस किस में देखने को मिलेगा और पिंक पफर जो है उसको बोलते हैं क्यों है, तो साइनोसिस जो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा और ब्लोटर आपको देखने को मिलेगा। साइनोसिस किस चीज की वजह से देखने को मिलेगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कंपेरेटिवली एम्फाइसीमा ज्यादा डिक्रीज होता है किसमें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। इसकी वजह से साइनोसिस देखने को मिलेगा। पेशेंट की म्यूकोजल मेम्ब्रेन, पेशेंट के लिप्स, ये सारी चीजें क्या होंगी, साइनोस यानी ब्लू कलर देखने को मिली। यानी कि चिक्स पेशेंट की म्यूकोजल मेम्ब्रेन, लिप्स, नेल बेड, यहाँ पे क्या बच्चों साइनोसिस पेशेंट में देखने को मिलेगा, साइनोसिस पेशेंट में देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं। ब्लू का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ब्लोटर क्या होगा। तो ब्लू आपको पता चले, ब्लोटर का मतलब ये होगा बच्चों, ब्लोटर किसको बोलेंगे अब मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे इस पेशेंट के साथ में क्या होगा, सीओपीडी का जो पेशेंट है वो तैयार हो चुका है। और इस सीओपीडी का जो पेशेंट तैयार हुआ, तो मैंने क्या बताया कि ट्रेपिंग होने की वजह से, CO2 का ट्रेपिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे CO2 का जो लेवल है बच्चों, CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। और CO2 का लेवल जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा O2 का लेवल। और O2 का लेवल जब डिक्रीज होगा तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्या होगा बच्चों, हाइपोक्सिया यहाँ पे होगा। और ये जो हाइपोक्सिया है वो हाइपोक्सीमिया को भी आगे लीड करवाएगा। और इस हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो टिश्यूज तक क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन कम जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यूज तक ऑक्सीजन जब कम जाएगा तो आपकी बॉडी जो है वो स्टिमुलेट होगी। आपका जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है, फिजियोलॉजी जो है आपकी, वो आपकी स्टिमुलेट होगी। और स्टिमुलेशन देके क्या करेगी बच्चों, स्टिमुलेशन देके क्या करेगी। अब अगर हाइपोक्सिया हो रहा है कि आपके फेफड़ों ने बोला कि भाई अब मेरी बस की बात नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो हूं वो चारों तरफ से फंस चुका हूं, मेरे अंदर बहुत सारी टाइप की चीजें फंस चुकी है, अब ये चीज है मेरे बस की बात नहीं है। और जब इसने फेफड़े जब आपके ऊपर हाथ कर देते हैं तो आपका जो दिल जो है वो आपका आवाज उठाता है कि मैं हूं यहाँ पे। और ये दिल क्या करेगा बच्चों, दिल क्या करेगा, दिल अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कैसे न कैसे करके इस चीज को जो है कंपनसेट किया जाए। और कंपनसेट ये दिल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, बॉडी में क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा आरबीसी का प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन होगा इंक्रीज, किस चीज से, हाइपोक्सिया की वजह से यहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन वो इंक्रीज मिलेगा। और ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में बोलते बोलते यहाँ पे जो है वो आपको सुनने में इतना मुसीबत आती नहीं होगी जितने हमें बोलने में आती है। बोलने में काफी परेशानी होती है, आपका जो गला है वो सूख जाता है। और बहुत यहाँ पे जो साथ देता है वो सिर्फ आपके पॉजिटिव जो कमेंट्स होते हैं वो हमें साथ देते हैं। और जैसे ही हम अगर क्लास के बीच में गैप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं,
उस टाइम पे आप जाके क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर जैसे मैं पानी मैंने पिया तो आपको लाइक कर देनी थी और एक कमेंट भी छोड़ देना था कि आखिरकार आपको क्लास का रिव्यू कैसा लगा। वो रिव्यू आपको देना चाहिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी क्लास रिकॉर्ड अगर आपके लिए कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं आपके बारे में, तो आपको भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। हालांकि अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंक्रीज होगा आरबीसी का प्रोडक्शन, और आरबीसी का जब प्रोडक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रेशर का इंक्रीज होगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा बच्चों। और ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन जब होगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब आपका हो जाएगा तो एक टाइम जब ये आएगा तो पल्मोनरी आर्टरीज आपके बोलेंगे कि सर अब मेरे बस की भी बात रही नहीं है। और ये जो कहानी जो है, ये जो मुसीबत का दौर है अब और गंभीर हो जाता है। और गंभीर ऐसे होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ, ये सिस्टम फेल हुआ और ये जो गाज जो आपड़ी है वो आपके हार्ट पे आएगी। और हार्ट पे कौन से हार्ट पे आएगी, राइट साइड हार्ट के ऊपर आएगी। और इस चीज की वजह से राइट साइड हार्ट फेल्योर यहाँ पे होगा बच्चों। और राइट साइड हार्ट फेल्योर अगर हो गया, अगर आपका राइट साइड हार्ट फेल्योर हो गया, ये यहां से बेकअप होने लगा है, तो ये वापिस क्या जाएगा बच्चों, ये आपका इंफीरियर वेने केवा के थ्रू आपके एब्डोमिनल ऑर्गन तक ये वापिस पहुंच जाएगी वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या होगा, एडिमा बच्चों यहाँ पे होगा। क्या होगा, एडिमा यहाँ पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लोटर का मतलब यह था कि एडिमा की वजह से ब्लोटिंग हो रही थी। और ये ब्लोटिंग क्यों हो रही है, राइट साइड हार्ट फेल्योर की वजह से ब्लोटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये जो ब्लोटिंग जो आपको देखने को मिल रही है, इसी को बोलते हैं ब्लोटर। ब्लोटर होगा राइट साइड हार्ट फेल्योर की वजह से बच्चों। क्या होगा, एब्डोमिनल एडिमा आपको देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल एडिमा आपको देखने को मिलेगी। इसको बोलते हैं ब्लोटर या ब्लोटिंग, इसी को बोलते हैं। इसलिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो कहलाती है क्या, ब्लू ब्लोटर इसको कहते हैं। ये कहानी थी बच्चों। और दूसरी जो बात जो हमें करनी थी, एक इंपॉर्टेंट जो बात करनी थी, तो अब इस चीज में आप समझ गए कि कफ का प्रोडक्शन किस में होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। आरबीसी का जो इंक्रीज प्रोडक्शन जो होगा वो किस चीज में होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होगा। इसके अलावा बच्चों साइनोसिस की जो कंडीशन है वो इसी के अंदर आएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें, हार्ट फेल्योर के चांसेस कहां पे होंगे, वो आपके किस में आएंगे बच्चों, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आएगा। एम्फाइसीमा में आपको क्या देखने को मिलेगा, हालांकि मैं बता रहा हूं अभी भी आपको, हम सीओपीडी के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। कभी आप जाके कमेंट करोगे सर आपने ये चीज नहीं बताई, ये चीज नहीं बताई। हम सिर्फ सवाल की तहकीकात हम कर रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट, अगर आपको सीओपीडी के बारे में पढ़ना है तो डाउनलोड कर लीजिए टीएनसी नर्सिंग एप्लीकेशन को, और वहां जाके आप असेस कर सकते हैं। एम्फाइसीमा के बारे में बात करें बच्चों, एम्फाइसीमा ये सीमा हैदर नहीं है, ये सीमा हैदर नहीं है, ये एम्फाई की सीमा है, ये सचिन की सीमा नहीं है। तो एम्फाइसीमा के बारे में देखेंगे तो एम्फाइसीमा में क्या होता है बच्चों, परमानेंट क्या होता है बच्चों, परमानेंट डैमेज होता है। और परमानेंट डैमेज जो होता है, यहाँ पे जो मेन टारगेट जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी बच्चों, आपकी एल्वियोलाई जो है वो यहाँ पे आपकी क्या होगी, परमानेंट स्ट्रक्चर होगी, परमानेंटली डैमेज होगी। और यहाँ पे क्या होता है, डैमेज होगी बच्चों, इलास्टिसिटी डैमेज होगी, इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी जब होगी डैमेज, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जैसे ही यहाँ पे ये आपकी एल्वियोलाई है बच्चों, ये आपकी एल्वियोलाई आपको दिख रही है, और ये जो एल्वियोलाई इसकी बहुत सारी और ब्रांचें हैं। ये एल्वियोलाई जब होगी डैमेज तो इसका क्या है, इलास्टिसिटी हो जाएगी खत्म। और इलास्टिसिटी जब खत्म हो जाएगी तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये होगा कि एल्वियोलाई, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये होगा कि ये जो एल्वियोलाई है, ये कॉन्ट्रैक्शन और जो डायलेशन है इसका वो प्रॉपर्ली नहीं होगा। और प्रॉपर्ली अगर नहीं होगा, अगर मैं चीज बता रहा हूं कि ये जो एल्वियोलाई है अगर ऐसे ही रही तो क्या होगा, जब पेशेंट इंस्पिरेटरी प्रोसेस करेगा तो इंस्पिरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन और एयर जो पेशेंट के अंदर गई थी वो क्या होगी, वो आ तो गई है बच्चों, आ तो गई है, बट क्या होगी, यहाँ पे होगी ट्रैप। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, क्या चीज, ट्रैप हो जाएगी आपकी एयर। एयर यहाँ पे ट्रैप होती है। और ये जब एयर ट्रैप होती है यहाँ पे, तो इस चीज में क्या होगा बच्चों,
इस चीज में ये होगा कि एक बार की प्रोसेस में होगा, एक बार में पेशेंट को दिक्कत नहीं होने वाली है। जब लंबा प्रोसेस जब यहाँ पे होगा तो क्या होगा बच्चों, अब नेक्स्ट रेस्पिरेशन करेगा तो क्या करेगा, रेस्पिरेशन आ रहा है पर वापिस जो स्टोर्ड जो थी यहाँ पे, जो ट्रैप जो एयर थी वो वापिस बाहर नहीं जा पा रही है। और इसकी वजह से इसमें भी क्या होता है बच्चों, CO2 का रिटेंशन जो होगा वो यहाँ पे इंक्रीज होता है, इसमें भी CO2 का रिटेंशन होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है बच्चों, वो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ट्रेपिंग यहां पे हो रही है इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन। और ये किस चीज की वजह से हो रहा है, एक चीज ध्यान रख लीजिए, एम्फाइसीमा में आपका कफ का प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे स्पूटम प्रोड्यूस ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होगा। और हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस चीज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं पिंक पफर। और इसको पिंक पफर क्यों बोलते हैं, इसलिए पिंक पफर इसको क्यों बोलते हैं, पिंक पफर को पिंक ही लिख देता हूं मैं एक बार, ओके। पिंक पफर इसको बोलते हैं, पिंक पफर, पिंक पफर इसको बोलते हैं। और इसको पिंक पफर क्यों बोलते हैं, इसको पिंक पफर इसलिए बोलते हैं कि यहां पे जो होगा बच्चों, पेशेंट में क्या होगा, यहाँ पे हाइपोक्सिया को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे बच्चों टेकीपीनिया होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेकीपीनिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट के अंदर, पेशेंट में रेस्पिरेटरी एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। इसकी वजह से पेशेंट जो है, इसमें जो सैचुरेशन जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। क्या सैचुरेशन जो लेवल होगा बच्चों, SpO2 जो होती है आपकी, वो क्या करता है, पेशेंट नॉर्मली मेंटेन रखता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, पिंक पफर इसको इसीलिए बोलते हैं। पिंक का मतलब क्या होता है, साइनोसिस नहीं देखने को मिलता है, साइनोसिस यहाँ पे नहीं होता है बच्चों। और साइनोसिस क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटीज है, पेशेंट जो है वो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी टेकीपीनिया करेगा और ये इस चीज को मेंटेन कर ही लेता है। तो इसको इस वजह से क्या बोलते हैं, पिंक पफर इसको बोलते हैं। और पिंक पफर के बाद में क्या होता है बच्चों, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे पिंक पफर तो पेशेंट कर लेगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेशेंट के साथ में एक इतनी खतरनाक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो पेशेंट ने कभी भी सोची नहीं होगी। और सोची क्या नहीं होगी बच्चों, कि ये जो एम्फाइसीमा की जो कंडीशन होगी, ये जो करेगा बच्चों, हाइपर वेंटिलेशन जो इसमें होगा, टेकीपीनिया जो होगा बच्चों, इसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन आपको देखने को मिलेगा। और हाइपर वेंटिलेशन जब देखने को मिलेगा बच्चों आपको, यहां पे हाइपर इन्फ्लेशन भी होगा। क्या होगा बच्चों, हाइपर इन्फ्लेशन भी होगा। और ये हाइपर इन्फ्लेशन जब होगा, अगर मैं आपको इसे बोलूं, सॉरी, ओके, ओके, हाइपर इन्फ्लेशन अगर यहां पे होगा तो मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा जो हार्ट, मेरे जो लंग्स है इनमें हाइपर इन्फ्लेशन होगा, तो हाइपर इन्फ्लेशन होने की वजह से आपको क्या लगता है, इसके पेशेंट की हार्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या, इसके पेशेंट का जो एरिया जो है वो वाइड होगा नहीं। तो इस हाइपर वेंटिलेशन की वजह से बच्चों पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, इस पेशेंट में जो बड़ी जो चीजें देखने को मिलेगी वो आप ये देखेंगे कि बेरल चेस्ट का आपने नाम सुना होगा। क्या बेरल चेस्ट आपने देखा होगा, बेरल चेस्ट का आपने नाम सुना होगा बच्चों, बेरल चेस्ट। तो ये जो बेरल चेस्ट जो होती है, ये जो बेरल चेस्ट होती है वो किस चीज में आपको देखने मिलती है, किस कंडीशन में ज्यादा देखने मिलेगी, एम्फाइसीमा की कंडीशन में आपको, एम्फाइसीमा की कंडीशन में आपको बेरल चेस्ट ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये बेरल चेस्ट ज्यादा क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, टेकीपीनिया में रहता है, हाइपर वेंटिलेशन रहता है। और हाइपर वेंटिलेशन कब होगा, जब पेशेंट क्या करेगा बच्चों, एक्सेसरी मसल जो होती है, एक्सेसरी मसल जो है उनका पेशेंट एक्सेसिव यूज करेगा, पेशेंट करेगा एक्सेसिव यूज किसका, आपकी एक्सेसरी मसल का। और इस एक्सेसरी मसल का एक्सेसिव यूज करने की वजह से, एक मिनट चालू रखेंगे बच्चों, हमारा जो टेक्निकल जो चीज है वो अभी बंद न हो जाए, इस वजह से मैं इसका इलाज कर देता हूं यहाँ पे। ओके, सॉरी इंटरप्शन के लिए खेद है मुझे।
ओके, सो ठीक है, हम कहां पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेरल चेस्ट। और बेरल चेस्ट जो है वो आपको एम्फाइसीमा में देखने मिलेगी। और एम्फाइसीमा में क्यों देखने मिलेगी? असेसरी मसल का पेशेंट ज्यादा यूज करेगा उस चीज को कंपनसेट करने के लिए, इसीलिए तो पिंक पफर बोलते हैं कि पिंक पफिंग करेगा पेशेंट, यानी रेस्पिरेटरी जो होगा वो पिंक रहेगा। साइनोसिस इसमें देखने मिलेगा। और बेरल चेस्ट में क्या होगा बच्चों? बेरल चेस्ट का मतलब ये होता है कि पेशेंट का एपी डायमीटर और लेटरल या ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो इक्वल हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बच्चों? नॉर्मल कंडीशन जब होगी, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एपी डायमीटर जो है, एपी डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है, ट्रांसवर्स डायमीटर यानी कि एपी डायमीटर यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, यानी ये जो मेरा डायमीटर आपको दिख रहा है ये डायमीटर, और ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, एपी डायमीटर 1 होता है बच्चों और ये जो डायमीटर है वो आपका 2 होता है, यानी ट्रांसवर्स डायमीटर नॉर्मली आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बेरल चेस्ट की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? बेरल चेस्ट की कंडीशन में ये देखने को मिलेगा कि बच्चों एपी डायमीटर भी 2 होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर भी 2 होगा। या अगर आप मैथ में ऐसा नहीं बोल, अगर आपको ये देखिए 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है, ये भी वो सेम ही बात है आपके माइंड सेट में, तो आप 1:1 मान सकते हैं, 2:2 यानी इक्वल हो जाते हैं। कहने की बात है कि जो एपी डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इक्वल हो जाते हैं, और इस चीज को ही क्या बोलते हैं? बेरल चेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पेशेंट है ये इसका एपी डायमीटर है और ये जो इसका दिख रहा है आपको ये इसका ट्रांसवर्स डायमीटर है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1:2 वाला ही गेम है। यहाँ पे अगर इस पेशेंट को देखेंगे तो इस पेशेंट का एपी डायमीटर भी उतना ही है जितना ट्रांसवर्स डायमीटर इस पेशेंट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बेरल चेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? एम्फाइसीमा की कंडीशन में क्या देखने मिलेगा, या क्रोनिक या सीओपीडी की कंडीशन में आपको क्या देखने मिलेगा? लंग्स में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे ये आप मैं बताऊंगा। चेस्ट एक्सरे में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे सीओपीडी के पेशेंट में? सीओपीडी का पेशेंट है और चेस्ट एक्सरे जो है उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस इस पेशेंट में आएंगे? अगर हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे हो रहा है, पेशेंट जो होगा सीओपीडी का जो पेशेंट होगा उसका जो चेस्ट एक्सरे जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों? ज्यादा ब्लैक होगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि इंक्रीज हो जाएगी ट्रांसल्यूसेंसी जो होती है, ल्यूसेंसी है वो पेशेंट की इंक्रीज होती है। और ट्रांसल्यूसेंसी या ल्यूसेंसी किसको बोलते हैं? अगर आपने वो मेरा बेसिक्स ऑफ चेस्ट एक्सरे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे मॉर्निंग डोजी क्लास में आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। यहां पे बता दूं ल्यूसेंसी का मतलब ये होता है बच्चों, 2 चीजें होती हैं चेस्ट एक्सरे में। जो आपको ब्लैक जो शेडो दिखता है, ब्लैक शेडो जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ल्यूसेंसी। और आपको ये जो व्हाइट जो दिखता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पैचेज, या इसको क्या बोलते हैं आपका ये जो हेलो हाँ क्लास में मन हेलो हाँ अभी चालू हो क्लास ठीक। तो यहां पे जो क्या होगा बच्चों? ट्रांसल्यूसेंसी है वो इंक्रीज होगी, यानी ब्लैकिश पार्ट जो है, ब्लैक शेडो जो है वो इंक्रीज होगी। और ये जो ब्लैक शेडो जो है आपकी वो क्या होती है? ये जो ब्लैक शेडो जो होती है ये डिकोड करती है आपको, इंडिकेट करती है आपको एयर को, यानी कि सीओपीडी के पेशेंट में CO2 का रिटेंशन रहता है। इस चीज को आप मानते हैं, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। यहाँ पे CO2 का रिटेंशन होने की वजह से एयर ज्यादा रुक जाती है। और आपको पता है कि ब्लैक जो फोटो जो आती है चेस्ट एक्सरे में वो एयर की निशानी होती है। तो पेशेंट की यहाँ पे ज्यादा ब्लैक होगा कि नहीं होगा। तो पेशेंट जो होगा सीओपीडी का उसका चेस्ट एक्सरे जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा ब्लैक होगा। इसके अलावा एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, एक चीज और मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों मैंने जब आपको नॉर्मली बताया था चेस्ट एक्सरे, यहाँ पे ये जो पेशेंट है इसके हार्ट में आपको कोई चेंजेस लग रहा है क्या? यहाँ पे देखिए ये जो पेशेंट का हार्ट है बच्चों, इस हार्ट का जो डायमीटर है मेरे को कम लग रहा है, और ये जो डायमीटर कम लगा। नॉर्मली ये जो हार्ट है वो ऐसे होता है बच्चों, इतना लगभग आता है। ये जो पार्ट अगर आपको दिख रहा है ये ज्यादा पार्ट इसका आता है, एक्स्ट्रा पार्ट आता है, पर यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पे जो पार्ट है इसका इतना पार्ट आपको दिख रहा है, और ये जो पार्ट है ये क्या एक ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। तो चेस्ट सीओपीडी का जो पेशेंट होगा उसके चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलता है आपको? क्या देखने को मिलता है बच्चों? पहला ट्रांसल्यूसेंसी इंक्रीज होगी। दूसरा जो होगा बच्चों आपको ट्यूबुलर हार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे बताइए ट्यूबुलर हार्ट आपको देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा?
फोटो में आप देख सकते हैं मिल रहा है। और ये जो ट्यूबुलर हर्ट जो है वो आपको क्यों देखने को मिल रहा है, इसकी वजह ये है कि हाइपर वेंटिलेशन जब होगा पेशेंट का, हाइपर इन्फ्लेशन जब पेशेंट के होगा, एयर सेक्स अगर पेशेंट के ज्यादा बन जाएंगे तो जो आपका लंग्स का जो एरिया है वो क्या होगा बच्चों, एक्सपांड होगा। और ये जो एरिया जब एक्सपांड होगा, ये जो एरिया जो आपको दिख रहा है, लंग्स जो आपको दिख रहे हैं, ये अगर आपके एक्सपांड होंगे तो मुझे बताइए ये प्रेशर कहां डालेंगे। एक जो हार्ट की साइड जो लंग्स जो आपका, ये तो हार्ट के ऊपर डालेगा और इस साइड का जो पेशेंट है वो चेस्ट वॉल की तरफ, यानी ऐसे फैलेगा तो एक साइड से हार्ट आएगा, दूसरी साइड का जो लंग्स ऐसे फैलेगा तो यानी हार्ट जो है वो बीच में दब जाता है। और ये बीच में दबने की वजह से इसके ऊपर फिजिकल प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से ये जो है वो ट्यूब टाइप दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर, इसको हार्ट बोलते हैं, ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिलता है। तीसरी जो चीज होगी बच्चों, तीसरी जो चीज होगी यहाँ पे, तीसरी चीज सीओपीडी वाले पेशेंट में क्या देखने मिलेगा कि आपको डायफ्राम जो होंगे वो आपको लो एंड फ्लैट डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। क्या चीज, लो एंड फ्लैट डायफ्राम आपको देखने को मिलेंगे, लो एंड फ्लैट डायफ्राम आपको देखने को मिलेंगे। और ये लो एंड फ्लैट डायफ्राम आपको क्यों देखने को मिलेंगे, रीजन इज सेम कि ट्यूबुलर हार्ट जो आपको देखने को मिल रहा था उसी चीज की वजह से आपको क्या देखने मिलेगा, आपको लो एंड फ्लैट डायफ्राम आपको देखने को मिलेंगे। और ये किस चीज की वजह से देखने को मिलेंगे, ये इस चीज की वजह से देखने को मिलेंगे कि जब हाइपर इन्फ्लेशन जब होगा तो जाहिर सी सेम कॉन्सेप्ट है कि लंग्स जो है वो एक्सपांड होंगे, और एक्सपांड होंगे तो आपके इस नॉर्मल, ये जो आपको दिख रहा है चेस्ट एक्सरे, आपने ये देखा कि बच्चों यहाँ पे जो आपके डोम इसको बोलते हैं, और ये जो डोम आपको नॉर्मली ऐसे देखने को मिलता है बच्चों, ऐसे देखने को मिलता है। पर इस डायफ्राम में, इस डायग्राम में ये जो डायफ्राम जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखिए एकदम आपको फ्लैट दिख रहा है और लो दिख रहा है, फ्लैट और लो दिख रहा है। और ये किस वजह से दिख रहा है, क्योंकि लंग्स जो है वो एक्सपांड होंगे तो डायफ्राम को नीचे धक्का देंगे, और नीचे धक्का देंगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा और फ्लैट होगा। क्या होगा बच्चों, फ्लैट होगा यहाँ पे। और ये जो फ्लैट होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लो एंड फ्लैट डायफ्राम। इसके अलावा एक चीज और आप देखने को मिल रही है, और इस डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं इस चेस्ट एक्सरे में कि आपको जो है यहाँ पे जो व्हाइटिश जो दिख रहा है, ये जो व्हाइटिश जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपको ज्यादा दिख रहा है। और ये जो व्हाइटिश पार्ट ट्रेक या कि बायलेटरल जो देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलर पॉइंट बोलते हैं या हाइलम बोलते हैं। हाइमन नहीं है, हाइमन के ऊपर मत जाना, हाइलम के ऊपर जाना है। ये हाइलम आपको दिख रहा है। बेसिक्स ऑफ चेस्ट एक्सरे में सब कुछ बताया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपको चेस्ट एक्सरे के बारे में सीखना है, चेस्ट एक्सरे के बारे में जानना है कि बेसिक चीजें जो होती है चेस्ट एक्सरे में क्या होती है, कैसे देखी जाती है, वो चीजें आप जाके अपने यूट्यूब चैनल पे, टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये हाइलर पॉइंट होते हैं या हाइलम पॉइंट होते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आपकी पल्मोनरी जो वेसल्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रोमिनेंट पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी वेसल्स जो होंगे वहां पे प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे। और ये प्रोमिनेंट क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका क्या देखने को मिल रहा है, पोर्ट आपके क्या होगा यहाँ पे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। किसकी वजह से, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी, पल्मोनरी वेसल जो आपकी क्या होगी, प्रोमिनेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और साइन आपको देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में, और वो कौन सा होता है, अगर आप इस चेस्ट एक्सरे को देख पा रहे हैं और आप अगर नॉर्मल चेस्ट एक्सरे से इसको कंपेयर करेंगे, अगर हमारा कैमरा इतना साफ है कि आपको आईसीएस दिखा रहा है, यानी इंटरकोस्टल स्पेस आपको अगर दिखा रहा है, तो चेस्ट एक्सरे में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा कि सीओपीडी का जो पेशेंट होगा बच्चों, उसका जो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है वो स्पेस आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा बच्चों। क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज आपको देखने को मिला। ये चेस्ट एक्सरे आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें जो इंटरकोस्टल स्पेस जो है आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये किस वजह से, कारण साफ है, कारण एक ही है, और वो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि ये चेस्ट एक्सरे में ये चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। अब अगर मैं एक चीज और पूछूं आपको, अगर मैं आपको एक चीज और पूछूं बच्चों, और वो ये चीज पूछूं कि ट्रीटमेंट जब करते हैं सीओपीडी का, तो ब्रोंकोडायलेटर जो है वो किस कंडीशन में आप देना चाहेंगे। मैं आपको बोलूं कि डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, मेरे नॉर्सेट की तैयारी करने वाले बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि ये ब्रोंकोडायलेटर ले लीजिए, दो कंडीशन आपके पास में, एक आपके पास में एम्फाइसीमाई की कंडीशन है,
और दूसरी जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कंडीशन है। आप किस कंडीशन में पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देना पसंद करेंगे? तो ब्रोंकोडायलेटर जो देना पसंद करेंगे वो कौन सी में? क्या आप एम्फाइसीमा में देंगे? तो एम्फाइसीमा में जो है वो देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज एक चीज बता दूं, एम्फाइसीमा जो है बच्चों दो टाइप का होता है। एम्फाइसीमा जो दो टाइप का होता है बच्चों, और दो टाइप कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है पेन लोबुलार, एक होता है पैन लोबुलार, दूसरा होता है बच्चों सेंट्री लोबुलार। इसका मतलब पैन लोबुलार का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डायलेशन जो होगा बच्चों, डायलेशन जो देखने को मिलता है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा? डिस्टल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यानी एयरवे के डिस्टल पार्ट में आपको डायलेशन देखने को मिलेगा। और इस डायलेशन ये जो होता है बच्चों, ये लिस्ट कॉमन होता है, और अपर लोब में ये ज्यादा देखने को मिलता है। अपर लोब की कहानी होती है, लिस्ट कॉमन होता है। सेंट्री लोबुलार जो है ये ज्यादा कॉमन होता है, और इसमें ये क्या होता है बच्चों, ये लोअर लोब में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है इसमें वो सेंट्री लोबुलार होता है। यहाँ पे ये दो टाइप होते हैं इसके। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डायलेशन होता है वो सेंट्रल डायलेशन होता है, सेंट्रली डायलेशन यहाँ पे होता है। ये इसकी एम्फाइसीमा में थे। हम जो बात कर रहे थे वो किस चीज की बात कर रहे थे? हमें ब्रोंकोडायलेटर की बात कर रहे थे, वो कहाँ पे देते हैं? ब्रोंकोडायलेटर मुझे ये बताइए कि ब्रोंकस को डायलेट, ब्रोंकाइस या ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए देते हैं ताकि ड्रेनेज वहां पे हो जाए। एम्फाइसीमा में तो किसी टाइप का ड्रेनेज होता ही नहीं है, तो बाहर निकालना किसको हमें, या हमें ट्रेप दे रहा है वो निकालना है। तो एम्फाइसीमा में तो ऑलरेडी जो है वो डायलेशन हो जाता है, परमानेंट एल्यूलाई का डायलेशन हो जाता है। तो क्या वहां पे कितना काम करेगा? तो ब्रोंका डायलेशन जो है एम्फाइसीमा की कंडीशन में कम काम करता है। मैन जो काम करेगा, जो ब्रोंको डायलेटर जो होगा बच्चों, ब्रोंको डायलेटर जो होगा वो मैनली जो काम करता है बच्चों, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ज्यादा काम करेगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में आपको ज्यादा काम करेगा, क्योंकि स्पूटम जो म्यूकस का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ज्यादा होगा। हम अगर यहाँ पे डायलेशन करें तो ड्रेनेज ज्यादा जल्दी होगा। यहाँ पे अब नॉर्मल एनलार्जमेंट नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको जो है कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। और लंग साउंड जो होती है बच्चों, यहाँ पे लंग साउंड जो होगी सीओपीडी के पेशेंट में, वो आपको कैसे देखने मिलेगी बच्चों? आपको कोर्स क्रेकल सुनाई देगा, कोर्स क्रेकल सुनाई देगा। और आपके एम्फाइसीमा जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको वीजिंग आपको सुनाई देगी, वीजिंग आपको सुनाई देगी। लंग साउंड की कहानी ये थी। तो ब्रोंकोडायलेटर की मैंने बात आपको बताई है। अब सवाल की तरफ अगर हम चलें, हमारे सवाल की तरफ जो चलें, अगर हमने सवाल में जो चीजें दी हैं क्या हम उन चीजों को पढ़ पाए हैं? तो इन चीजों को एक बार देखते हैं। ये हमारी फार्माकोलॉजी आ गई, एल्कोहल आ गई हमारी। ये हमारा सवाल था बच्चों कि एक पेशेंट था, न्यूली डायग्नोज हुआ था सीओपीडी से। मैंने और आपने मिलकर उस पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दी थी और उस पेशेंट को सिखाया था कि सीओपीडी जो है वो आखिरकार चीज क्या होती है, कितना आपको हसीन दुनिया जो है वो हसीन बना देगी आपको। और सीओपीडी में पेशेंट जो है उसको एजुकेशन दी, तो एजुकेशन देने के बाद में पेशेंट हमें स्टेटमेंट दे रहा था कि सीओपीडी के बारे में मैंने ये सीखा है। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट था वो सही था बच्चों? एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ा देता हूं, अब आप चुटकियों में इस सवाल को हल कर देंगे। और शायद मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है। सब पहला था कि इफ आई स्टॉप। हाँ, एक चीज और बता दो कि सीओपीडी जो है बच्चों वो प्रोग्रेसिव, सीओपीडी जो है वो प्रोग्रेसिव मोस्टली इरिवर्सिबल क्रोनिक लंग डिजीज है, प्रोग्रेसिव है। एक बार अगर सीओपीडी स्टार्ट हो गई तो अब उसको रोकना नामुमकिन है, यानी उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, स्टॉप किया जा सकता। जितने लंग डैमेज हो जाते हैं वहां तक हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, हम उसको क्योर नहीं कर सकते। जितना खराब हो चुका है वो खराब हो चुका है और इरिवर्सिबल होता है कंडीशन। अब मैं बताऊं, इफ आई स्टॉप स्मोकिंग आई विल क्योर माई कंडीशन, कि मैंने अगर स्मोकिंग जो है वो मैंने स्टॉप कर दी तो मेरी कंडीशन जो मैं क्योर कर जाऊंगा। क्या ये सही बात लग रही है आपको? नहीं लग रही, क्योंकि सर आपने डेफिनेशन मुझे ये बता दिया कि प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिजीज है। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टेटमेंट जो पेशेंट ने दिया है वो स्टेटमेंट पेशेंट का सरासर गलत स्टेटमेंट दिया पेशेंट ने। तो इसको मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इसको मैं रॉन्ग मानता हूं। ऑप्शन बी मेरे पास ये है, पेशेंट बोला कि कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम दिस डिजीज कैन बी लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कि ये जो डिजीज मेरे हो रही है उसके कॉम्प्लिकेशन मुझे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है और राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। क्या ये चीज सही है? तो ये चीज बिल्कुल सही है, ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये जो कंडीशन आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको देखने को मिलती है, ये एक ऑप्शन तो हमें राइट मिल गया, ये तो ऑप्शन राइट है। इसके बाद में भी क्या कुछ चीजें राइट है वो भी हम देख लेते हैं। वो चीजें क्या होंगी,
ऑप्शन सी है आई एम एट रिस्क फॉर लो लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि मैं जो हूं वो आरबीसी के लो लेवल के रिस्क पे हूं। तो ये क्या है, ये रॉन्ग चीज है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मैंने ये बताया था आपको कि पेशेंट जो है वो आरबीसी के लो लेवल के रिस्क पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे पेशेंट को साथ में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहां पे ये देखने को मिलेगा आपको कि पेशेंट जो है वो आरबीसी का लेवल कम नहीं होता, पेशेंट में आरबीसी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये बढ़ता किस चीज की वजह से, तो इस चीज की वजह से बढ़ता है कि हाइपोक्सिया होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया पेशेंट में देखने को मिलेगा, और उस हाइपोक्सिया को कंपनसेट करने के लिए बॉडी जो है वो ज्यादा आरबीसी बनाती है, और उस आरबीसी वो ज्यादा बनती है, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, और उस प्रेशर इंक्रीज की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन जो है ये तो यहीं पे ही गलत आपका हो चुका है। और एंड मे रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं बोल रहा, पेशेंट को समझा दीजिए कि भाई ऐसा नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी बच्चों गलत है। अभी तक मुझे जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो एक ही मिला है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वो पेशेंट ये बोल रहा है माई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टिमुलेटेड टू ब्रीथ, कि मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो स्टिमुलेट हो गया ब्रीथ करने के लिए ड्यू टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेवल है वो हाई हो चुका है, और लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कि मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से स्टिमुलेट हुआ है, ना कि लो लेवल की वजह से। तो यहां पे मैं बता दूं ये स्टेटमेंट जो है वो पेशेंट का गलत है। सीओपीडी के पेशेंट में क्या होता है बच्चों, सीओपीडी के पेशेंट में क्या होता है, सीओपीडी के पेशेंट में ये होता है कि पेशेंट को हम ऑक्सीजन जो देते हैं, ऑक्सीजन जो देते हैं वो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही ऑक्सीजन देते हैं। याद रखना, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं, ये आप बहुत सारे लोगों को पता है। और ये क्यों देते हैं 2 लीटर के हिसाब से, क्योंकि हमेशा हमारी बॉडी में हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन जो डेराइव है, रेस्पिरेटरी डेराइव जो है बच्चों, रेस्पिरेटरी डेराइव जो है ये जो स्टिमुलेट होती है, रेस्पिरेटरी डेराइव को स्टिमुलेट करने के लिए क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 नहीं होता है। इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 की वजह से रेस्पिरेटरी डेराइव वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। आपको तो ऐसा बता दीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में CO2 का भी लेवल बढ़ रहा है और O2 का भी बढ़ रहा है, तो क्या रेस्पिरेटरी डेराइव बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। क्या कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी डेराइव को स्टिमुलेट करने के लिए, इंक्रीज CO2 का लेवल की वजह से नहीं होती है, ये जो होती है वो डिक्रीज लेवल ऑफ है, डिक्रीज लेवल ऑफ है O2, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसका डिक्रीज होगा, तब रेस्पिरेटरी डेराइव्स आपकी स्टिमुलेट होती है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका काम करता है, एफर्ट लगाता है। इसी वजह से पेशेंट जो होता है सीओपीडी का, उसमें क्या होता है, O2 जो है वो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से देते हैं, ताकि क्या होगा कि हम जब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को देंगे तो वहां पे रेस्पिरेटरी डेराइव जो है वो स्टिमुलेट होंगे, और वो स्टिमुलेट होंगे तो पेशेंट में जो ट्रैप जो हुई थी CO2 वो बाहर निकलने के चांसेस वहां पे बनेंगे। तो 2 लीटर ऑक्सीजन देते हैं, और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि इंक्रीज CO2 की वजह से होता है, इंक्रीज CO2 की वजह से नहीं होता, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, वहां पे रेस्पिरेटरी डेराइव जो है वो एक्टिव होती है, उसकी वजह से स्टिमुलेशन होता है रेस्पिरेटरी। तो ऑप्शन जो ये डी ऑप्शन था बच्चों, ये भी क्या था, ये भी आपका रॉन्ग था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो बन रहा है ऑप्शन बी जो है वो राइट बनेगा, और वो ये था कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये होगा मुझे सीओपीडी से कि ये जो डिजीज कंडीशन है मुझे पल्मोनरी हाइपरटेंशन को लीड करवा सकती है, और ये जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन मुझे हो रहा था इसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेल्योर में भी मैं जा सकता हूँ। ये स्टेटमेंट राइट था। तो ये जो कहानी थी ये क्लास थी, और इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताई थी बच्चों कि जब आपको अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो आप चीज एक हमेशा याद रखेंगे, और वो कौन सी चीज याद रखेंगे बच्चों, आपको सीओपीडी के पेशेंट में चेस्ट एक्सरे में क्या चेंजेस आते हैं वो आपको जरूर याद रखने, और वो चेंजेस कौन से आते हैं कि इंक्रीज ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ जाएगी पेशेंट की, यानी कि जो ब्लैकिश जो स्पॉट था वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा ट्यूबुलर हर्ट हो जाएगा पेशेंट का, जो सेकंड चेंजेस होगा वो क्या होगा, ट्यूबुलर हर्ट हो जाएगा पेशेंट का, ये जो ट्यूबुलर हर्ट आप देख रहे हैं। तीसरा होगा कि लो एंड फ्लैट डायफ्राम होगा, चेस्ट एक्सरे में लो और फ्लैट डायफ्राम देखने को मिलेंगे। इंटरकोस्टल स्पेस जो होगा वो बढ़ जाएगा, वो आपको दिख रहा है, और ये जो आपका ट्यूबुलर हर्ट है इंटरकोस्टल स्पेस बढ़ रहा है, और एक जो लो फ्लैट डायफ्राम जो थे, इन तीनों के पीछे जो इटियोलॉजी जो इनकी है, इनका जो कारण जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन होगा, पेशेंट के लंग्स जो है वो एक्सपांड करेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और
इंक्रीज ट्रांसल्यूसेंस जो है वो इस चीज की वजह से बढ़ रही है कि CO2 का रिटेंशन होगा पेशेंट में। चेस्ट एक्सरे में ये चेंजेस आते हैं। और अगर आपको ये क्लास सही लगी, ये आज की हमारी कहानी थी सीओपीडी की। हालांकि हमने सीओपीडी पूरा नहीं पढ़ा है, पर एक सवाल के माध्यम से जो चीजें हम कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश करी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे कमेंट में अपना एक रिव्यू जरूर छोड़ देना। अगर ये क्लास आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो एक कमेंट भी छोड़ ही दीजिए हमारी मेहनत के लिए। हमने जो इतना सीख के आपसे बातें की आपको बताया। अगर आपको ये क्लास सही लगी सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग चैनल को। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।